चलिए जी, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं। आप सबको जय माता जी की, आप सबका स्वागत है। ठीक है, चारा फसलें हम मुख्य रूप से देखो उनके पोषक तत्व है, ये आज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम खाली आज पढ़ने वाले हैं चारा फसलें। चारा फसलें की बात करें तो प्रमुख चारा फसलें कौन कौन सी है, आप सबको पता है कि हमारे देश के अंदर जो है कृषि और पशुपालन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो पशुओं के लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की चारे की जो फसलें हैं उनका उत्पादन किया जाता है। अलग अलग प्रकार के जो चारे हैं वो भारत के अंदर उगाए जाते हैं। अब चारा फसलों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग प्रकार से किया गया है। देखिए, वानस्पतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है चारा फसलों का। पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। मौसम और चारे के प्रकार के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि चारा फसलों का एक ही वर्गीकरण आपको पढ़ना, नहीं, चारा फसलों का अलग अलग वर्गीकरण आपको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले मौसम के आधार पर समझ लेते हैं कि चारा फसलों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, बुआई के समय के आधार पर, बुआई का समय कह लो या बुआई का मौसम कह लो या बुआई की ऋतु कह लो, उसके आधार पर चारों का जो वर्गीकरण किया गया है। तो खरीफ मौसम का चारा, रबी मौसम का चारा और गर्मी या वसंत जिसको जायद कहते हैं, जायद मौसम का चारा। तो तीन प्रकार से मौसम के आधार पर और समय के आधार पर जो चारा है उसका वर्गीकरण किया गया है। बोलो, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोम रोम सर जी, स्वागत है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो, बिल्कुल, और मेहनत करो, लगातार पढ़ाई करो। ठीक है, मंजू चौधरी, शांतिलाल, हेमराज, किरण गौड़। चलिए, बात समझ आ गई। यानी मौसम के आधार पर और समय के आधार पर चारा फसलों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। खरीफ मौसम का, रबी मौसम का और जायद मौसम का। एकदम आसान है, याद रह जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि खरीफ मौसम के अंदर जो है कौन कौन से चारे उगाए जाते हैं और इनका टाइम क्या रहता है। तो देखिए, खरीफ मौसम के अंदर जो है इनकी बुआई जून से अगस्त महीने में होती है। जून से अगस्त महीने के अंदर जो खरीफ मौसम के चारे होते हैं उनकी उगाई होती है। और क्या क्या शामिल होता है इसमें? मक्का शामिल होता है, जवार होता है, बाजरा होता है, नेपियर घास होती है, गिन्नी घास, पेरा घास, लोबिया, सूडान घास, गंवार और दीनानाथ घास जो है, ये सभी जो घासें हैं, ये सभी जो चारे हैं, ये किस में आते हैं? खरीफ मौसम के चारों में आते हैं। तो सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चारा खरीफ मौसम के अंदर बोया जाता है या नहीं बोया जाता है? तो ये चारे आपको याद रखना है। मक्का, बाजरा, जवार, नेपियर घास, गिन्नी घास, पेरा घास, लोबिया, सूडान घास, गंवार और दीनानाथ घास जो है, ये सभी चारे जो है ये खरीफ के मौसम के होते हैं। कौन सी मौसम के होते हैं? खरीफ की मौसम के होते हैं। ये आपको यहां से याद रख लेना है। और ये सारे चारे जो ये फलीदार चारे होते हैं। कैसे चारे होते हैं? ये फलीदार चारे होते हैं। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद में आती है रब्बी ऋतु, यानी रब्बी के समय में या रब्बी के मौसम में कौन कौन से चारे बोए जाते हैं। तो पहले तो समय आपको पता होना चाहिए। सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर तक जो है इनकी बुआई का कार्य किया जाता है। यानी रब्बी के मौसम में जितनी भी चारा फसलें होती है उनकी बुआई का काम सितंबर के महीने से दिसंबर के महीने तक चलता है। सितंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर तक बुआई की जाती है। और इनके अंदर क्या शामिल है? बरसिम, रिजगा, चारे की सरसों, जई शामिल है, सलजम शामिल है, गाजर, सफेद क्लोवर, लेडाइनो क्लोवर, लाल क्लोवर, अलसाई क्लोवर और राई घास, खेसारी और मटर जो है वो शामिल होते हैं रब्बी ऋतु के चारे के अंदर। ठीक है, तो रब्बी ऋतु के चारे इतने सारे आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। खरीफ के चारे अलग है, रब्बी के अलग है और जायद मौसम के चारे अलग है। तो ये चारे आपको इतने सारे ध्यान में रखना है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक बार सेशन को लाइक और अपने स्टेटस पे जरूर लगा देना जितने भी साथी जुड़े हो। और जो बाद में सेशन में जुड़ते हैं ना, उनको हो सकता है कोई चीज समझ ना आए, इसलिए शुरू से आप देखना शुरू कर दिया करें, यानी शुरू से देखा करें। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी और कंप्लीट हम टॉपिक कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको पूरा देखने की बहुत आवश्यकता है। तो पहले हमने खरीफ देखा, अब हमने रबी के मौसम में जो चारे उगाते हैं उनको देख लिया है। अब है गर्मी या वसंत या फिर जायद मौसम के चारे। जायद मौसम के जो चारे होते हैं उनको उगाया जाता है फरवरी मार्च से लेकर अप्रैल महीने तक। कब से कब तक? फरवरी मार्च में उगाना शुरू किया जाता है, अप्रैल माह तक इनको उगाया जाता है। कौन कौन से चारे शामिल होते हैं? सूडान घास, मक्का, मकचरी, बाजरा, लोबिया, नेपियर घास और गिनी घास। ये सारे जो चारे हैं ये जायद की फसल के अंदर शामिल होते हैं। किसके अंदर शामिल होते हैं?
ये सारे जायद की फसल के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है गुरुजी, RIS वैकेंसी को के हुए हो, RIS की वैकेंसी आएगी आगे 2024 के अंदर। ठीक है, तब तक आप इंतजार करो, इंतजार मत करो बल्कि बेहतरीन तैयारी करो। ठीक है, धरती धोरारी, कन्हैयालाल सेठिया, अचलदास खिंचरी, वंशिका, शिवदास गार्डन। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों प्रकार हो गए मौसम के आधार पर, रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों बता दिए हैं। अब देखते हैं अगला वर्गीकरण, वानस्पतिक गुणों के आधार पर चारे का वर्गीकरण किया गया है। किस प्रकार से? वानस्पतिक गुणों के आधार पर दलहनी चारे होते हैं, अदलहनी चारे होते हैं। ठीक है, तो पूछेगा वानस्पतिक गुणों के आधार पर चारे को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों के अंदर किया गया है। कौन कौन से? दलहनी चारे और अदलहनी चारे। दलहनी चारे फसलें की बात करें कि दलहनी चारा की कौन कौन सी फसलें आती है, तो दलहनी चारा फसलों को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, सूखे चारे और हरे चारे। ठीक है, दलहनी में 2 प्रकार है, सूखे और हरे। सूखे में क्या आता है? इन चारों में चना आता है, मटर आता है, अरहर आती है, मूंग आती है, उर्द, दलहनी सूखी घासें जो है वो शामिल हो जाती है। और हरे चारे के अंदर जो है बरसिम, लूसरन, मटर, मेथी, सेंजी, गंवार और लोबिया जो है ये हरे चारे के अंदर शामिल होती है। यानी ये जो दलहन है इसके क्या है, इसको 2 भागों के अंदर क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहली बात तो वानस्पतिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार के चारे होते हैं। पहला कौन सा? दलहनी। दूसरा कौन सा है? अदलहनी। दलहनी को 2 भागों में बांटा गया, सूखे चारे और हरे चारे। सूखे में क्या आते हैं? चना, मटर, अरहर और मूंग, और दलहनी सूखी घास आती है। और हरे चारे के अंदर, हरे चारे में बरसिम, लूसरन, मटर, मेथी, सेंजी, गंवार, लोबिया, ये चारे आते हैं। ठीक है, इसके बाद बचता है अदलहनी चारे की फसलें। अदलहनी चारे की फसलों को फिर से 2 भागों में, एक तो अदलहनी सूखे चारे की फसलें होती है और एक होती है हरे चारे की फसलें। ठीक है, अदलहनी के अंदर जो सूखे चारे की फसलें, उसमें गेहूं है। भाई गेहूं की दलहन थोड़ी होती है, दाल थोड़ी बनती है, नहीं बनती है। दलहनी के अंदर कौन से आएंगे? जिनकी दाल बनती है। अदलहनी में वो आएंगे जिनकी दाल नहीं बनती है। तो गेहूं, जौ, जई, जवार, बाजरा, मक्का और सूखी घासें, ये सारी आती है अदलहनी सूखे चारे में। मक्के की दाल बनती है क्या? नहीं। ठीक है, राम राम सर जी, आज लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो आप क्लास को बाद में पूरा देख लेना, शुरू से देख लेना। ठीक है, तो अदलहनी चारे में कौन सी आती है? सूखे चारे की फसलें और हरे चारे की फसलें। सूखे के अंदर गेहूं, जौ, जई, जवार, बाजरा, मक्का और सूखी घासें आती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? इनसे दाल नहीं बनती है, तो अदलहनी है। और वैसे ही अदलहनी हरी चारे की फसलें कौन सी है? जवार, मक्का, बाजरा, मचकरी, नेपियर, दूब, साइलेज, सलजम, सूडान घास तथा पारा घास जो है ये हरे चारे में शामिल होती है अदलहनी चारे फसलें के अंदर। ठीक है, ठीक है, वनस्पति के आधार पर इनका ये वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलो बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है पोषक तत्वों के आधार पर चारे की फसलों का वर्गीकरण, यानी पोषण के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पोषक तत्वों के आधार पर बात करें तो इस वर्ग के अंदर आमतौर पर प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा के आधार पर चारे फसलों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो फसलें जो प्रोटीन युक्त चारे, प्रोटीन होता है जिनके अंदर, वो चारा फसलें जिनमें प्रोटीन होता है, वो चारा फसलें जिनमें प्रोटीन नहीं, ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। तो पोषक तत्वों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रोटीन युक्त और ऊर्जा प्रदान करने वाले चारे। अब प्रोटीन युक्त चारे कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए, प्रोटीन युक्त चारे की बात करें तो जिन चारे की फसलों के अंदर प्रोटीन की मात्रा 9 या इससे अधिक होती है, 9% या इससे अधिक होती है, स्टार कर लो, यहां से सवाल ऐसे बनेगा कि प्रोटीन युक्त चारा फसलों के अंदर कितने प्रतिशत प्रोटीन वाली फसलों को शामिल किया जाता है। तो 9 या 9 से अधिक जिनके अंदर प्रतिशत पाया जाता है प्रोटीन का, उनको प्रोटीन युक्त चारा फसलों के अंदर शामिल किया जाता है। ये प्रतिशत की मात्रा आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर 9% से कम प्रोटीन है तो वो प्रोटीन युक्त चारा फसलों के अंदर शामिल नहीं होती है। इन फसलों को इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। इस वर्ग में प्राय फलीदार फसलें सम्मिलित की जाती है। मुख्य तौर पर फलीदार जो फसलें होती है वो प्रोटीन युक्त चारा की फसलें होती है। ठीक है, इसके अंदर देखिए बरसिम को, रिजका को, मेथी को, सेंजी को, क्लोवर समूह के चारे, लोबिया और गंवार इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यहां से आपको ये जो क्लास नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। धोरा क्लासेस एप्लीकेशन आपको ये मिल जाएगा। ठीक है,
दिल्ली पुलिस एमटीएस वैकेंसी के फॉर्म पोस्टपोन हो गया क्या? नहीं, इसके बारे में मैंने नहीं सुना है। ठीक है, इसको लेकर आप कमेंट कर देना, आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्या बताया? प्रोटीन युक्त चारा फसलें कौन कौन सी है? प्रोटीन युक्त चारा फसलें जिनके अंदर 9 या 9% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें शामिल होती है बरसिम, रिजगा, मेथी, सेंजी, क्लोवर समूह के चारे इसके अंदर शामिल होते हैं। लोबिया और गंवार भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्रोटीन युक्त। अब आपसे आगे क्या पूछेगा? आगे पूछेगा कि ऊर्जा प्रदान करने वाली चारा फसलें कौन कौन सी है? जो ऊर्जा प्रदान करने वाले चारे होते हैं, जिन फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम और ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, उनको हम किसमें शामिल करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाली फसलों के अंदर या ऊर्जा प्रदान करने वाले चारे के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आता? मक्का, जवार, बाजरा, जई, दीनानाथ घास, नेपियर घास और पारा घास जो है वो इसमें शामिल होती है। आदि में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की बहुलता होती है, और कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत होता है। तो जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ज्यादा और प्रोटीन पाई जाती है कम, उनको किसमें शामिल किया जाता है? ऊर्जा प्रदान करने वाली फसलों के अंदर या ऊर्जा प्रदान करने वाले चारे के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊर्जा प्रदान करने वाले चारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए। आगे हम बात करें तो चारे की सुलभता के आधार पर चारे को वर्गीकृत किया गया है। सुलभता के आधार पर भी चारे को बांटा गया है। पहला चारा है कृषि उपयोग के चारे, फिर प्राकृतिक चारे जिनको लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाते हैं, चारा प्रदान करने वाली झाड़ियां और वृक्ष, चारा प्रदान करने वाले दाने की फसलों के अवशेष और सब्जियों के पत्ते और जड़ें, इनको भी शामिल किया जाता है चारे के अंदर। ये सुलभता के आधार पर 5 भागों के अंदर इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए। आगे हम बात करें कृषि उपयोग के चारे कौन कौन से हैं। तो इस वर्ग में वो चारे आते हैं जिन्हें आम फसलों की तरह ही उगाया जाता है। ऐसे चारे जिनको अन्य फसलों की तरह उगाकर बनाया जाता है उनको बोलते हैं कृषि उपयोग के चारे। ठीक है, और इसके अंदर शामिल है बरसिम, रिजगा, जई, मक्का, लोबिया, जवार और बाजरा। ये सब जो है ये कृषि उपयोग के चारे के अंदर क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सर मैं आटो गिट का हूं, आटो खाली सुको आटो गिट का आओगे हैं? सुको आटो किया गिटे को भाई, आई एम न्यू स्टूडेंट। अच्छा, तब भी आटा गिट के आओगे तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चारे, इस वर्ग में आने वाली चारे की फसलों में चारागाह में उगाते हैं। यानी प्राकृतिक चारे की फसलें चारागाह में उगेगी, अपने आप उगेगी। ठीक है, पशुओं को चारा प्रदान करते हैं। इसके अंदर दूब घास आती है जो प्राकृतिक चारा है, मोथा आता है, जई घास आती है और अन्य घासों को इस वर्ग के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो प्राकृतिक चारे जो चारागाहों के अंदर उगते हैं और चारागाहों के अंदर दूब, मोथा और जई घास जो है वो बहुलता से पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं प्राकृतिक चारे। ठीक है, इसके बाद में आगे नंबर आता है चारा प्रदान करने वाली झाड़ियां और वृक्ष। भाई कुछ झाड़ियां और वृक्ष ऐसे होते हैं जिनसे भी हमें क्या प्राप्त होता है? चारा प्राप्त होता है। ठीक है, इस वर्ग में उन सभी झाड़ियों और वृक्षों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी पत्तियां मुलायम और तने पतले होते हैं। इन्हें काटकर पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जा सकता है। जैसे बताओ इसमें क्या शामिल होता है? राजस्थान के अंदर अगर देखें तो झाड़ियां और वृक्ष के कौन से चारे शामिल होते हैं? जैसे खेजड़ी का लूंग जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। इसके बाद में बेर की झाड़ियां शामिल हो जाती है, पाला जिनको बोलते हैं, बेर की झाड़ियां इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो झाड़ियां और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां जो है वो मुलायम होती है और पशुओं के चारे के काम आती है। ठीक है सर, बुक कब आएगी? बहुत जल्दी आ जाएगी, चुलबुल चिंता मत करो। ठीक है, आगे देखिए, चारा प्रदान करने वाली दाने की फसलों के अवशेष। भाई दाने की फसलें कौन कौन सी है? इनमें मुख्य फसलों में अवशेष सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे गेहूं के दाने के अवशेष हो गए, जो आदि का भुस्सा हो गया, धान की जो पुआल बनती है पुआल हो गई, जवार हो गया, बाजरा हो गया और मक्का की कड़वी जो है इसके अंदर शामिल की जाती है। यानी कुछ चारा प्रदान करने वाली दाने की फसलें होती है तो दाने के जो अवशेष होते हैं उनको काम में लिया जाता है, उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। ये चौथा प्रकार है। ठीक है, सुलभता के आधार पर। इसके बाद में आगे है सब्जियों के पत्ते और जड़ें। भाई कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके पत्ते और जड़ें जो है वो भी चारे के रूप में काम में आ जाते हैं। जैसे सब्जी वाली फसलों की पत्तियां और जड़ों को चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे फूल गोभी,
बंद गोभी, मूली के पत्ते, जड़ें, गाजर की पत्ती, जड़ें, आलू की पत्तियां, ये सब भी पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। इसलिए सब्जियों के पत्ते और जड़ें हैं, ये भी चारा के अंदर शामिल किया जाता है। जो सुलभता से प्राप्त होने वाली चारा फसलें हैं उनके अंदर इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार से जो चारा फसलें हैं उनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इस छोटे से एक सेशन के अंदर हमने ये बात समझ ली है कि चारा फसलें कौन कौन सी है, चारा फसलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आपको रबी, खरीफ और जायद के अंदर याद रखना है। फिर प्रोटीन युक्त चारा और ऊर्जा देने वाला चारा आपको याद रखना है। यहां से इन दो वर्गीकरण से ज्यादा सवाल आने की संभावना रहेगी, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दलहनी और अदलहनी चारे की फसलें हैं, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। दलहनी और अदलहनी के अंदर दो टाइप है, सूखा चारा और हरा चारा, तो उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। दलहनी वाली याद कर लोगे तो अदलहनी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जिनसे दाल नहीं बनती है वो अदलहनी चारे की फसलें हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से आपको ये जो वर्गीकरण है ये आना चाहिए। मैंने आपको एकदम आसान तरीके से समझा दिया है। ठीक है, चारे की फसलों में पोषक तत्वों का क्या महत्व है। देखो, चारे की जो फसलें हैं उनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, तांबा इत्यादि जो पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं, जो चारा फसलों को अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं और बाद में जो है जो चारा पशु खाते हैं तो पशुओं के लिए भी ये गुणकारी साबित होते हैं। जो सभी जो पोषक तत्व होते हैं उनका संतुलन बनाने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इस सेशन के अंदर लगभग 10-11 जो पोषक तत्व है उनके बारे में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये चारा फसलों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन की। देखिए, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन से चारे में अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एल्केलाइड और प्रोटोप्लाज्मा का निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन का चारा फसल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो गया, क्योंकि अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एल्केलाइड और प्रोटोप्लाज्मा जो है वो किससे बनता है, नाइट्रोजन से बनता है। इसके बाद में जिससे प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ती है। अब चारा फसल के अंदर जो प्रोटीन की गुणवत्ता है वो कौन बढ़ाएगा, नाइट्रोजन, एवं क्रूड प्रोटीन की मात्रा भी इसके अंदर बढ़ती है इससे। इसके बाद में चारे की पाचनशीलता में वृद्धि करने में कौन सा एक है, नाइट्रोजन सहायक। इसके बाद दानों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। नाइट्रोजन से जो चारा फसलों के दाने होंगे उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। दाने कैसे बन जाएंगे, दाने इससे सुडौल बनेंगे तथा गुद्देदार बनते हैं। फलस्वरूप पशुओं के शरीर में वृद्धि करने में यह क्या हो जाता है, सहायक हो जाता है। तो लास्ट में क्योंकि पशु खाते हैं आहार के रूप में, तो पशुओं की वृद्धि में यह बहुत ज्यादा क्या होता है, सहायक साबित होता है। यह रोल किसका है, आपके नाइट्रोजन का है। साथ ही नाइट्रोजन से पौधों में फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग संतुलित होता है। तो नाइट्रोजन पौधे के अंदर और क्या कार्य करता है, फास्फोरस और पोटेशियम को संतुलित बनाने का यह काम करता है। दलहनी चारों व दाने में अधिक मात्रा में व अदलहनी चारों और दानों के अंदर तुलनात्मक कम मात्रा में पाया जाता है। तो अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो दलहनी फसलों के अंदर, दलहनी चारों के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है, अदलहनी फसलों के अंदर तुलनात्मक रूप में ये थोड़ा कम पाया जाता है। ठीक है, ये था आपका नाइट्रोजन। आ गया हूं मैं आपके क्लास में, सर जी स्वागत है, रामू रावत। जो भी साथी नए पुराने जुड़े हैं आप सबका स्वागत है। एक बार स्टेटस पे जरूर लगा लेना आप सारे साथी। ठीक है, सर जी मैं आज ही आया हूं क्लास में। राजा राम जी स्वागत है। जो भी साथी नए आए हैं उन सबका स्वागत है। पहले सेशन देख लो, उसके बाद में हम बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे आता है फास्फोरस। फास्फोरस की बात करें तो चारे की गुणवत्ता बढ़ाने में फास्फोरस का क्या रहता है, योगदान रहता है। ठीक है, दलहनी फसलों में राइजोबियम की संख्या बढ़ाकर प्रोटीन बढ़ाने में भी ये क्या है, सहायक है। याद रखना कि फास्फोरस जो होता है वो दलहनी फसलों के अंदर क्या बढ़ाता है, राइजोबियम की संख्या को बढ़ाता है। इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि दलहनी फसलों में जो दलहनी चारे होते हैं उनके अंदर राइजोबियम की संख्या बढ़ाने में कौन सहायक है, तो फास्फोरस सहायक है। अधिक नाइट्रोजन के विषैले प्रभाव को दूर करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, नाइट्रोजन का महत्व हमने देख लिया था कि चारा फसलों के अंदर क्या होता है, लेकिन नाइट्रोजन अगर अधिक होता है तो उसके विषैले प्रभाव हो जाते हैं चारे के अंदर,
उससे बाद में जो चारा है वो खराब हो जाता है, आगे पशु जब चारा खाते हैं तो उनको भी क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है। ऐसे में नाइट्रोजन के विषैले प्रभाव को फास्फोरस क्या कर देता है, दूर कर देता है। ठीक है, चारे का पाचन गुण भी बढ़ाता है, यानी चारे के अंदर चारा पाचन योग्य है या नहीं है, तो पाचन का जो गुण होता है वो भी फास्फोरस क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जड़ों में इसकी मात्रा कम होती है, ये ध्यान रखना, फास्फोरस की मात्रा जो हरे चारे के अंदर जड़ें होती है उनके अंदर कम पाई जाती है। इसके बाद में आगे नंबर आता है पोटेशियम का। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम पौधों में शर्करा एवं स्टार्च बनाने में सहायक होता है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि चारा फसलों के अंदर शर्करा या स्टार्च बनाने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है, तो पोटेशियम जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रखता है। इस प्रकार का कोई डीपली सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये 10-11 जो पोषक तत्व है इनके बारे में आपको अध्ययन कर लेना, पढ़ लेना, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद में हम आपके लिए एमसीक्यू क्लास भी करवाएंगे, तो संडे को हो सकता है अपनी एक बढ़िया मैराथन आएगी जिसमें जो 14 क्लासों के संपूर्ण एमसीक्यू है वो मैं आपको करवा दूंगा एक साथ में, तो आप सबका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लगातार क्लास को देखा करें और पूरी क्लास को देखा करें, ताकि आपकी शानदार और बेहतरीन तैयारी साथ में होती रहे। इसके बाद में इनका पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है। ठीक है, जैसे शर्करा और स्टार्च का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कौन करेगा, पोटेशियम करेगा। चारे की गुणवत्ता और स्वाद बढ़ाकर पाचनशीलता के अंदर भी ये क्या करता है, वृद्धि करता है, पाचनशीलता में भी ये सहायक है। इसमें चारे में रोग एवं कीट के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि चारा फसलों के अंदर रोग और कीट की प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ाने का काम कौन करता है, पोटेशियम करता है। ठीक है, यानी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने का काम पोटेशियम का होता है चारा फसलों के अंदर। पौधे के अंदर पोषक तत्वों और कार्बोहाइड्रेट आदि के वहन में भी ये क्या है, सहायक है। यानी चारा फसल के अंदर जो है ये पोषक तत्वों और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाता है, फैलाता है, ये वहन करने का काम करता है। इसके बाद में दाने में अधिक संख्या में और ये दाने जो है ये अधिक बनाने का काम करता है। तो पोटेशियम जिस चारा फसल के अंदर अधिक होगा उसमें जो दाने की संख्या वो ज्यादा रहेगी और सुडोल दाना जो है वो बनाता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चारे में इससे बढ़ती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी ये बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, पोटेशियम बढ़ाता है। ये चारा फसल की हमने बात करी है। नाइट्रोजन के विषैले प्रभाव को ये कम करता है। प्रोटीन के निर्माण में भी पोटेशियम क्या होता है, सहायक होता है। फलस्वरूप चारे की अधिक उपज प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, फास्फोरस, इससे क्या होता है कि चारे की जो उपज है वो बढ़ती है, पोटेशियम से चारा अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद में भूसा, सूखी घास, कड़वी में पर्याप्त मात्रा में ये मिलता है और अनाजों के अंदर जो पोटेशियम है वो कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अनाजों के अंदर ये कम मात्रा में होता है, सूखी घास में, कड़वी में और भूसे के अंदर अधिक मात्रा में होता है, जिससे जो पशु है वो आहार ग्रहण करता है और उससे जो है वो उसको संतुलित आहार की प्राप्ति होती है, जिससे वो आगे ग्रोथ करता है। ठीक है, दादा सूरजमल की गुरुजी, जय हो दादा सूरजमल की। एक बार आप सब साथियों का स्वागत है ना, सब साथी एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दे, जो भी नए जुड़े हैं अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं। ठीक है, कैल्शियम की बात करते हैं। देखिए कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम एक बहुत महत्वपूर्ण आपका पोषक तत्व होता है। चारा फसलों के अंदर बात करें तो कैल्शियम चारे की फसलों में जड़ों की शीघ्रता से वृद्धि करता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है कैल्शियम का, जो चारा फसलें उनकी जड़ों के अंदर ये क्या करता है, वृद्धि करता है, जिससे जो चारा फसलें वो बढ़ती है। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु की संख्या को बढ़ाकर प्रोटीन में भी ये क्या करता है, वृद्धि करता है। तो प्रोटीन निर्माण के अंदर भी कैल्शियम क्या रहता है, सहायक रहता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के संचालन में भी ये क्या है, सहायक है। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के संचालक में कौन सा पोषक तत्व सहायक होगा, आपका कैल्शियम हो जाएगा। दलहनी चारों में पर्याप्त खली, गेहूं की भूसी में मध्यम और गेहूं जो जई के भूसे में और मक्का में बहुत कम मात्रा में ये देखने को मिलता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा भी साथ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, मैथ की क्लास कब शुरू होगी, आरती सोनी मैथ के बारे में भी बता देंगे आपको। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की बात करें तो चारे की फसलों में पौधों के अंदर पोषक तत्वों के वहन करने में ये सहायक है, यानी पोषक तत्वों का ये वहन करता है। भूमि से पोषक तत्वों के अवशोषण में ये बड़ा सहायक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। भूमि के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनका पौधों के अंदर अवशोषण जो होता है वो मैग्नीशियम के माध्यम से होता है। तो मैग्नीशियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है चारा फसलों के अंदर।
इसके बाद में वसा एवं तेल की मात्रा को यह बढ़ाने का कार्य करता है। ये अलग से पॉइंट नोट कर लेना कि वसा और तेल की मात्रा को बढ़ाने का कार्य चारा फसलों के अंदर कौन सा पोषक तत्व करता है, तो आप बताओगे मैग्नीशियम जो है ये करता है। एंजाइमिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है। एंजाइमिक जो क्रियाएं होती है चारा फसलों में उनको ये अच्छे रूप में चलाता है। ये पर्णहरिम कह लो या पर्णहरित कह लो, एक ही बात है, क्लोरोफिल कह लो, की रचना में ये आवश्यक होता है। यानी इसके बिना जो है पर्णहरित की रचना है वो अधूरी है। ये आवश्यक तत्व माना जाता है चारा फसलों के अंदर, ठीक है, हरे पादपों के अंदर मैग्नीशियम पर्णहरित के निर्माण में, ठीक है। मक्का जो जई के हरे चारे और दलहनी सूखी घासों में पर्याप्त मात्रा में ये पाया जाता है। भूसा, कड़वी और जड़ों में जो इसकी मात्रा है वो कम पाई जाती है, ठीक है। ये है आपका क्या, कैल्शियम, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम है। बात समझ में आ रही है? एक बार यस लिख दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी के? कर दिया सर मैंने शेयर जाट और आरती को, अच्छा चलो वेरी गुड, यहां तक की बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है किसी के? ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, चारा फसलों के अंदर महत्वपूर्ण पोषक तत्व, ठीक है। तो अपने 5 पोषक तत्व कंप्लीट हो गए। अब देखिए छठा पोषक तत्व क्या है, गंधक। गंधक की बात करें तो ये पौधों में मूल विकास, जड़ों में ग्रंथियों के विकास और पर्णहरिम की रचना में ये वृद्धि करता है। पर्णहरिम, पर्णहरित, क्लोरोफिल एक ही बात है। तो गंधक का महत्वपूर्ण योगदान किसमें है, मूल विकास में और जड़ों की ग्रंथियों के विकास में यह सहायक है। तो पूछ लिया जाएगा कि हरे चारे के अंदर जड़ों की ग्रंथियों के विकास में कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो आप बताओगे गंधक जो है यह महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पौधों के अंदर फास्फोरस के साथ में ये भी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करता है, बढ़ाता है। गंध युक्त एमिनो अम्ल जैसे कि आयोडीन, थायमीन के निर्माण में भी ये सहायक है। यानी चारा फसलों में आयोडीन और थायमीन का निर्माण करने में कौन सहायक है, गंधक सहायक है। अधिकतर फसलों में वसा, तेल, सुगंधित तेलों के निर्माण में यह सहायक होता है। यानी अधिकतर जो फसलें होती है उनके अंदर वसा, तेल और जो सुगंधित तेल बनते हैं उसके अंदर ये जो गंधक है ये बहुत बड़ा सहायक होता है। इसके बाद इस प्रकार ये चारे की गुणवत्ता और उपज में क्या करता है, वृद्धि करता है। दलहन चारों और दानों में अधिक मात्रा में ये पाया जाता है, ठीक है। दलहन चारों के अंदर और दानों के अंदर ये गंधक अधिक मात्रा में आपको मिलता है। इसके बाद बात करते हैं लोहा तत्व की, यानी लोहा पोषक तत्व की बात करते हैं। लोहा तत्व की बात करें तो यह पौधों में पर्णहरिम की रचना करने में, प्रोटीन के निर्माण में और चयापचय की क्रियाओं के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आवश्यक होता है। ये तो होगी चारा फसल की बात। फसल के अंदर ये कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीकरण एवं अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाएगा कि हरे चारे के अंदर या चारा फसलों के अंदर कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीकरण का और अवकरण का कार्यक्रम करने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है, तो लोहा पोषक तत्व सहायक है। यानी हर पोषक तत्व से 1-2 सवाल आपका बनता है, ये आपको अच्छे से जरूर पढ़ लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कोशिकाओं की श्वसन क्रिया में ऑक्सीकरण के वहन में सहायक होता है। ऑक्सीकरण के वहन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायता कर चारे की उपज को यह बढ़ाने में काम करता है। यानी लोह तत्व भी चारे की उपज को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे आता है तांबा। तांबे की बात करें तो तांबा पौधे की वृद्धि और विकास की अनेक क्रियाओं में क्या होता है, उत्तेजित होता है। अनेक क्रियाओं के अंदर ये सहायक होता है। यानी तांबा पौधे की वृद्धि करने में, उसका विकास करने में और विकास की जो अनेक क्रियाएं होती है चारा फसलों में, उनके अंदर ये क्या रहता है, सहायक रहता है। यह पौधे में विटामिन ए के निर्माण करने में, वृद्धि करने में और वृद्धि कारक हार्मोन जो होता है, वृद्धि कारक हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखना। इसके संश्लेषण में यह बहुत ज्यादा सहायक होता है। यानी आपसे पूछेगा कि पौधे के अंदर जो वृद्धि कारक हार्मोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, इसके संश्लेषण में कौन सा तत्व जो है वो सहायक है, तो आप बताओगे तांबा जो तत्व है ये इसके संश्लेषण में सहायक होता है। इसके द्वारा अधिक मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का चारा प्राप्त होता है। तिलहनी चारा
चारों दानों में पर्याप्त मात्रा में ये पाया जाता है, गाजर आदि में ये काफी मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर के अंदर जो तांबा तत्व है वो अच्छी मात्रा में होता है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे बात करें तो जस्ता आता है। जस्ता जो है, जस्ता पौधों में ऑक्सीकरण में सहायक होता है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण व नाइट्रोजन चयापचय में भाग लेता है। प्रोटीन एवं कैरोटीन, कैरोटीन कहां पाया जाता है? पशुओं के जो खुर होते हैं उनके अंदर और नाखून के अंदर जो है कैरोटीन पाया जाता है, कि संश्लेषण में सहायक होता है। ये विभिन्न एंजाइम्स जैसे कि पेप्टिडेज, एल्कोहल, डिहाइड्रोजेनिज, कार्बनिक एनहाइड्रेज आदि की संरचना करने में ये सहायक होता है जस्ता। ये भूमि से पौधों को पानी ग्रहण करने में भी क्षमता प्रदान करता है। भूमि के अंदर से पौधे पानी ग्रहण करते, उसके अंदर जो जस्ता है वो एक सहायक क्या है? पोषक तत्व माना जाता है। इसके बाद में हम मैग्नीज, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज पौधों की विभिन्न वर्धी क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसमें? वर्धी क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है मैग्नीज। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में, समांगीकरण में भी ये सहायक है, यानी कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी ये तत्व क्या रहता है? बहुत ज्यादा सहायक रहता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। आगे है क्लोरीन। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का मुख्य कार्य पौधे में पर्णहरित की रचना करना है। भाई पूछेगा पर्णहरित की रचना करने में किस पोषक तत्व का योगदान है, तो आप क्या बताओगे? क्लोरीन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट की चयापचय क्रिया को प्रभावित करता है। कार्बोहाइड्रेट की जो चयापचय क्रिया होती है उसको प्रभावित करता है। यह पत्तियों में पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि जो हरे चारे की पत्तियों के अंदर पानी को रोकने की क्षमता जो है कौन बढ़ाता है, तो आप बताओगे क्लोरीन जो पोषक तत्व होता है ये पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। दलहनी, अदलहनी सभी प्रकार के चारों में इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, अतः पशु आहार में इसकी पूर्ति सादा नमक मिलाकर की जाती है। आपसे ऐसे पूछेगा कि पशु आहार के अंदर क्लोरीन की कमी के कारण कौन से पोषक तत्व को अलग से मिलाकर पशुओं के अंदर पूर्ति की जाती है, तो आप कहोगे सादा नमक मिलाकर। इस प्रकार के सवाल आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, इसलिए ये सेशन क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पशुओं के अंदर क्लोरीन की पूर्ति को पूरा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सादा नमक मिलाया जाता है। ठीक है, सादा नमक मिलाया जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे बात करें तो आगे आता है बोरोन। बोरोन की बात करें तो बोरोन पौधों में कैल्शियम, मैग्नीशियम के अवशोषण, उपयोग और नियंत्रण में क्या रहता है? सहायक। यानी बोरोन जो है वो एक तो कैल्शियम और एक मैग्नीशियम, इन दोनों के अवशोषण के अंदर और इन दोनों को नियंत्रित करने के अंदर बोरोन क्या है? सहायक होता है। कोशिका विभाजन, उसके बाद में कार्टेक्स के विकास और प्रोटीन संश्लेषण में भी ये क्या होता है? सहायक होता है बोरोन। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु की वृद्धि ये करता है। तो पूछेगा कि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु की वृद्धि कौन करता है? तो बोरोन जो पोषक तत्व है ये वृद्धि करता है। यह दलहनी चारों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक है, दलहनी फसलों के अंदर यह पर्याप्त मात्रा के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है मोलिब्डिनम। मोलिब्डिनम की बात करें तो यह दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु की वृद्धि करने में सहायक है। पौधों में विटामिन सी, फास्फोरस, चयापचय व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में भी ये क्या होता है? सहायक होता है। इसके बाद ये दलहनी चारों में पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलता है मोलिब्डिनम। आगे बढ़िए, आगे बात करें तो पशु चारों में खनिज लवणों की जो मात्रा वो किस प्रकार से पाई जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लो, यहां से सवाल बन सकता है, सीधा सीधा याद रखना है। गेहूं जो जई का जो भुस्सा होता है इसके अंदर 6 से 6.5% तक जो है खनिज लवण पाए जाते हैं। सीधा पूछेगा कि बताओ गेहूं के अंदर या जई का जो भूसा होता है उसमें खनिज लवण का कितना प्रतिशत होता है, तो 6 से 6.5% आपको बताना है। धान का जो पुआल होता है इसके अंदर खनिज लवण का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 14% तक पाया जाता है। हरे चारे में मक्के में जवार, बाजरा, लुसरन, बरसिम और साइलेज के अंदर अगर पूछेगा कि कितने प्रतिशत खनिज लवण पाया जाता है, तो 1.20 से लेकर 2.5% जो है
खनिज लवण पाया जाता है। इसके बाद में दाना, दाना के अंदर मक्का, जई, जौ, बिनोला, गंवार, मटर, चना, इनके अंदर जो लवण होते हैं वो 1.5 से 4.5% तक पाए जाते हैं। यहां से सीधा सवाल बन सकता है। अनाज उपजात जो है जैसे जई, जौ, गेहूं, इनके अंदर 4.5 से 5.5% तक खनिज लवण जो है पाया जाता है। तो पशु चारों के अंदर जो खनिज लवण का प्रतिशत है, यहां से भी सवाल आपका बन सकता है, ये आप जरूर देख लेना। ये सारे नोट्स आपको धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहां से आप आराम से